वेद प्रकाश समण। संघ को मेरा नमन। संघ का मुझे आदेश हुआ है कि बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस के विषय पर मैं मुख्य कंसेप्ट रखूं। इसके लिए संघ का आभार। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस पर कॉन्सेप्ट रखना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि देश की नहीं बल्कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक इसी पर निर्भर है। इसका विषय बहुत विस्तृत है, इसलिए इसकी व्याख्या करना इतना आसान नहीं है। मैं चूंकि बैंकिंग सेक्टर में काम करता हूं, बैंक के बारे में ही मैं बोल सकता हूं। इससे पहले कि मैं अगले माह इस बैंकिंग सेक्टर से सेवानिवृत्त हो रहा हूं, तो संघ ने मुझे इस क्षेत्र में समर्थन को फैलाने के लिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है। उसका मैं प्रयास जारी जारी कर रहा हूं। बैंक का एक पुराना इतिहास हम अपनी संस्कृति के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये वहीं से शायद लिया गया है। दुनिया की जो पुरातन समर संस्कृति है, ये सभी कल्चर की जननी है। हमारा देश चूंकि कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ पूरा जीवन अपना अनाज उगाने में निर्भर था, और यही लोगों की अपनी एक बहुत बड़ी धन दौलत थी। अन्न बहुत उपयोगी है, लोग इसका जीवन में उपयोग करते हैं। ये कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि उस जमाने में बरसात बहुत होती थी, गर्मी बहुत होती थी, इसलिए इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो हमारे लोग इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, टीचर थे, यानी कि सभी लोग ये विद्वान थे, और अपनी हर टेक्निकल कार्य में बहुत दक्ष थे, निपुण थे, क्योंकि हर सामान को वो मिट्टी के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से और तमाम चीजों से बनाया करते थे। तो ऐसा हमने देखा है कि गांव के अंदर वो लोग इलिटरेट जरूर थे, लेकिन अपने उस अनाज को किस तरह से सेफ रखा करते थे। मिट्टी के कुठले बनाते थे, कोठियां बनाते थे, और गांव के किसान उसमें सुरक्षित रूप से रखते थे, क्योंकि इस तरह से वो बनाते थे ये वो पूरा एयर प्रूफ होता था, और वो अनाज हमारा जो है सुरक्षित रहता था। यहाँ तक कि उसके अलावा वो भूसे के अंदर भी सुरक्षित रखा करते थे, उसमें दबा के रखा करते थे। ये जमा करने की जो प्रक्रिया थी, ये यहीं से शुरू हुई है, मैं समझता हूँ, जो सबके लिए भविष्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। और उसी को एक आज के दौर में नया रूप दे दिया गया। उसको टीन के माध्यम से और दूसरे के मेटेरियल के माध्यम से उनको नई शक्ल दी जाने लगी। तो ये एक इतिहास है, एक सुरक्षित रखने का, जमा रखने का। ईसा से 2000 वर्ष पहले भी इस देश के अंदर राशि उधार लेने की प्रथा थी, देने की प्रथा थी। मनुस्मृति में ब्याज के बदले राशि उधार लेने का पर्याप्त संकेत मिलता है। साहूकारी का नियम था, परंतु ब्याज की दर एवं राशि वसूल करने के नियम आज जैसे ना थे। मध्य एशिया में हुंडी का प्रयोग 12वीं सदी के आसपास होने लगा, जबकि इतिहास ये बताता है कि विदेशी व्यापार का क्षेत्र बढ़ने लगा, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन या रकम भेजने की आवश्यकता हुई। मुगल सम्राटों ने धनी महाजनों और साहूकारों को कर वसूली के अधिकार सौंपे, और उन्हें स्थान स्थान पर कोषाध्यक्ष बनाया गया। जनसाधारण अपनी बचत राशि को इन महाजनों के पास जमा करते थे, और जमा राशि पर
महाजन ब्याज भी देते थे। आवश्यकता पड़ने पर लोग इन्हीं महाजनों से राशि उधार लेते थे, जिस पर उन्हें ब्याज देना पड़ता था। इस प्रकार आधुनिक बैंकों को प्रारंभ होने के पूर्व महाजन की ही बैंकिंग का काम करते थे। जैसे हम कहते हैं कि बनियों की बैंक, जिसके पास धनराशि जमा थी, रुपया भी उसी से उधार मिलता था। इस तरह से बैंक बैंक एक जमा करने की, हिंदी में जिसका अर्थ है अधिकोष, जिसकी फुल फॉर्म है बारोइंग एक्सेप्ट नेगोशिएटिंग कीपिंग, यानी कि बैंक के अंदर वित्तीय, इसे कहते हैं वित्तीय संस्थान, राशि जिसमें राशि जमा रखने तथा ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त बैंक अन्य काम भी करने लगे। जैसे सुरक्षा के नाम पर लोगों से उनके आभूषण आदि बहुमूल्य वस्तुएं जमा रखना, अपने ग्राहकों के लिए चेकों का संग्रहण करना, गुप्त रीति से ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेना व देना, ये बैंक का काम था। महासवर्ण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरबीआई की कल्पना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1925 में उन्होंने भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, जिसे कि हिल्टन यंग कमीशन कहते थे, के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिससे उन्होंने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की स्थापना का तर्क दिया। उनके विचारों ने आयोग की सिफारिशों को बहुत प्रभावित किया, जिसने आरबीआई अधिनियम सन 1934 का आधार निर्मित किया। उसके बाद वह कानून, जिसकी वजह से 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई, उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक सामाजिक सोच थी, जिसके माध्यम से वे पूरा करना चाहते थे। क्योंकि उस जमाने में कमजोर लोगों के लिए बैंक की बहुत ही आवश्यकता थी, जिससे उनका विकास हो सके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में समणों और हाथ से रहने वाले समूहों को अधिकारों के लिए जोरदार अभियान चलाया। इस प्रकार उनके प्रयासों ने भारत में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया। शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता को समझते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समणों के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कॉलेजों की स्थापना की और समण समुदाय को जाति एवं सामाजिक असमानता की पीड़े को तोड़ने के लिए समाधान के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने श्रम मंत्री के रूप में भारत में श्रम सुधारों को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनको अधिकार दिलाने के लिए उनकी जीवन में प्राथमिकता रही, और उन्होंने महिलाओं के लिए एक हिंदू कोड बिल जब बनाया था, उस समय वो कानून मंत्री थे। लेकिन बड़े ही जिद्दोजहद के बाद भी जब उनका ये बिल संसद के अंदर पास नहीं हो पाया, तो उन्हें अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक नेतृत्व की भी उनके अंदर बहुत प्रबल क्षमता थी। बाबा साहब एक विपुल लेखक थे तथा कानून, अर्थशास्त्र, धर्म और सामाजिक मुद्दों पर उनके कार्य अत्यधिक प्रभावशाली बने हुए हैं।
आजादी से पहले बैंकिंग का एक इतिहास रहा है, जिसमें बैंकों के नाम समय समय पर बदलते रहे। उस दौरान काफी संख्या में बैंक स्थापित हुए थे। भारत में बैंकिंग प्रणाली, जिसमें 1683 में बैंक ऑफ मद्रास के नाम से जानी जाती थी, 1720 में बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से बैंक स्थापित हुई। उसके बाद 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से ये जानी गई। लेकिन समय समय पर इन बैंकों के नाम बढ़ते बदलते गए। ये बैंक का इतिहास रहा है। विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग बैंकों की स्थापना की गई। व्यवहारिक बैंक, व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेश विनिमय बैंक, इनको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए केंद्रीय बैंक होता था, जो देश की एक बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करता है। बैंक का कार्य जो मुख्य है, जनता से राशि लेकर जमा करना, उस पर ब्याज देना, उसको सुरक्षित रखना। नंबर 2, जनता को ऋण तथा एडवांस देना, उस पर ब्याज वसूल करना। ग्राहकों के लिए एजेंट बनकर एक मध्यस्थता करता है। विविध सेवाओं में बैंक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। देश में वाणिज्यिक बैंकों को सामाजिक क्षेत्र में बैंकों का राष्ट्रीयकृत है, यानी कि गवर्नमेंट की 12 बैंकें इस देश में हैं। निजी क्षेत्र में के बैंकों की संख्या 22 है, और विदेशी बैंकों का जो संचालन होता है वो 44 बैंकों के द्वारा होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी है, उसकी भी तमाम शाखाएं इस देश के अंदर गांव के कोने कोने में फैली हुई हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक जो सरकारी बैंक कहलाता है, भारतीय स्टेट बैंक, एक सात 1944 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसको हमारे स्टेट बैंक के जो संचालन करता है वो भारत सरकार के अंडर में होता है। इसका मुख्य प्रबंधन हमारे चेयरमैन होते हैं, सीईओ कहते हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक है ये, और इसकी शाखाएं लगभग 22,405 हैं। विदेशी शाखाएं 235 हैं। लगभग इसमें 2,22,033 कर्मचारी कार्यरत हैं। अभी जल्दी ही 50 बैंक स्टेट बैंक की और ब्रांच खुलेंगी, और इसका मुनाफा सबसे ज्यादा रहता है। इस वर्ष लगभग 20,698 करोड़ का इस फाइनेंशियल ईयर में इजाफा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बैंक जिसे कहते हैं एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और सबसे छोटा बैंक इस देश का धन लक्ष्मी बैंक के नाम से है। बैंक में तमाम स्कीमें हैं, और इसमें ग्राहक और बैंक के बीच में एक बहुत ही मजबूत, अटूट और एक प्यार भरा एक संबंध होता है। कस्टमर फर्स्ट सर्विस होती है। ये एक रिलेशनशिप है जो बैंक के कर्मचारी और ग्राहक के बीच में निभाया जाता है। तमाम साथी बैंकिंग बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए हैं। आज कोई भी देश का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका बैंक से वास्ता ना पड़ता हो। तो ज्यादातर साथी इस चीज के बारे में जानते ही हैं।
अ, एक जमाना था 1990 से पहले के दशक में, जब महंगाई बहुत कम थी, लेकिन बैंकों के अंदर ब्याज दरें बहुत ज्यादा थी। लेकिन हमारे समाज लेकिन उस जमाने में समाज के बीच में पास इतना धन दौलत नहीं थी। उसका फायदा भी बड़े लोगों ने उठाया है। आज उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति है कि तमाम स्कीम्स हैं, लेकिन जो ब्याज दरें हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा होता है। आज बहुत मामूली उस पर लोगों को सब्र करना पड़ता है। लोन की व्यवस्थाएं तमाम स्कीम पे मिलती हैं जो रिफंडेबल होती हैं। तो तमाम साथियों को मेरी एक ये सलाह है कि बैंक के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के करें। सीनियर सिटीजन भी पूरी तरह से जानकारी लेकर के अपने इसमें इन्वेस्टमेंट करें, कोई जल्दबाजी ना करें। सरकारी बैंक में पैसा सबसे ज्यादा सेफ होता है। शुरुआती दौर में जब हम लोग बैंकिंग के अंदर आए थे, आज जो परिवर्तन देखा है, पहले ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में लेजर सिस्टम हुआ करता था। पेन हमेशा हाथ में रहा करता था। लेजर उठाते थे, उसमें एंट्रीज करते थे हाथ हाथ। और उसके बाद जो है फिर एक बैंक मास्टर आया। उसमें उसमें समय बढ़ाया गया, समय लगता था। उसके बाद सीबीएस आए। उसके बाद आज पूरा चेंजिंग आ चुका है। बैंकिंग सिस्टम आज पूरा हर कस्टमर के हाथ में है। कहते हैं कि बैंक मेरी मुट्ठी में। घर बैठे आप मोबाइल के माध्यम से अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ये 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जितना फायदा है, उतना ही हम खतरे से खाली नहीं हैं। बड़ी सावधानी के से हमें ये सब चीजें इस बैंकिंग सेक्टर में हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तमाम जानकारियां अपने साथियों से बीच बीच में लेते रहें। आप तो कहीं भी जाएं, कदम कदम पर एटीएम सिस्टम है और इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है। एनएफटी माध्यम से, जीएस आरटीजीएस के माध्यम से आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नो रिस्क, ये सब बातें हैं। तो मैंने अपनी जानकारी में काफी बातें आपको बताई हैं, और कहीं जो कमी रह गई हो तो धीरे धीरे लोग अपने साथियों के बीच में ये जानकारी लेते रहेंगे। अगर मैंने कुछ अपने वक्तव्य में गलत कहा हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। संगनवामी, संगनवामी, संगनवामी।